हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। कई बच्चे सोचते हैं कि सर विविध प्रश्नावली इंपॉर्टेंट नहीं होती है। विविध प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विविध उदाहरण उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप विविध प्रश्नावली नहीं कर रहे हो तो लंबे लंबे जो बड़े बड़े प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो यहीं से आते हैं और आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो विविध प्रश्नावली विविध उदाहरण ज़रूर करना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पूरी प्रश्नावली का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। पहला वाला बड़े नंबर में पूछा गया है, 5 नंबर में। ठीक है, कह रहे हैं अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली कक्षा 12 गणित। पहले प्रश्न में आ जाते हैं। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, जाके देख सकते हैं। और हमारा लक्ष्य बैच आ चुका है, लक्ष्य बैच को जरूर ज्वाइन कर ले रेगुलर क्लासेस के लिए। कह रहे सिद्ध कीजिए कि जो फलन हमारा वास्तविक संख्या से यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास सेट है। हमारे पास फंक्शन कुछ इस प्रकार से परिभाषित करके दे रखा है। हमारा जो एक्स आ रहा है, जो डोमेन है हमारा, वो आर से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है। परिभाषित फलन एकाकी और अक्षातक दोनों है। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है और मजे की बात है, बहुत आसान है। ठीक है, आसान प्रश्न है। जैसे एग्जाम में लिखना बच्चों, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, हमको दे रखा है जो फलन है हमारा, वो वास्तविक संख्या से कहाँ जा रहा है, इस सेट में जा रहा है। एक्स जो आर में जा रहा है उसके पास जो एक्स है वो -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, और हमें फलन कैसे परिभाषित करके रखा है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक के बट्टे में 1 प्लस मापांक एक्स है। ये इस प्रश्न की सबसे बड़ी खूबी है, बच्चे यहीं अटक जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रश्न की खूबी है। तो यहाँ पर चूंकि मापांक एक्स है तो दो केस बन सकते हैं। ठीक है, दो केस क्या बनेंगे, यदि पहला केस, यदि एक्स का मान 0 से बड़ा हो, यानी कि धनात्मक मान लोगे, तो मॉडुलस एक्स का मान एक्स ही रहेगा। और यदि यदि ठीक है, दूसरे केस में आ जाते हैं। यदि एक्स का मान 0 से छोटा लेंगे तो मापांक एक्स का मान क्या होगा दोस्त, -के एक्स होगा। ठीक है, मापांक एक्स का मान क्या होगा, -के एक्स होगा। तो हमारे पास फलन क्या होगा, जब ये मान हम रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 के बट्टे में 1 + x। ठीक है, और जब मान मैं यहाँ रखूँगा, ये हो जाएगा 1 के बट्टे में 1 - x। तो ये फलन में हमारा परिवर्तन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, नेगेटिव वाले केस में ये हो जाएगा और पॉजिटिव वाले केस में ये वाला फलन हो जाएगा। इन दोनों फलनों को हमें क्या दिखाना है, एक क्या की दिखाना है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। और भाई हमें उत्तर पता है कि एक क्या की और अच्छा तक आना है, तो प्रश्न हमारे लिए एकदम आसान हो गया। तो सबसे पहले यहाँ इस वाले जो केस 1 बनाया है आपने, इसको एक क्या की आपको प्रूफ करना है, एक क्या की फलन के लिए। बहुत आसान है। आपने क्या कर लिया, दो इनपुट ले लिए, x1 x2। ये आपने कहाँ से लिए, ये आपको डोमेन से लेना होता है, प्रांत से लेना होता है, आर से लिया। ठीक है, अगर x1 x2, फिर हम क्या करते हैं, x1 x2 आर से आ रहे, फिर हमें मानना होता है कि एफ एक्स वन किसके बराबर है, एफ एक्स टू के बराबर है। तो हमें x1 और x2 को क्या दिखाना होता है, बराबर। चलिए, तो यहाँ आपको x के जगह पर एक बार क्या रख देना है, x1 रख देना है बराबर। फिर x के जगह पे एक बार क्या रख देना है, x2 रख देना है। ये हमने रख दिया। अब हम कर देंगे तिरछे गुणा, तो ये हो जाएगा 1 + x1 बराबर 1 + x2। 1 से 1 कटा, क्या बचा, x1 बराबर x2। और हमको भैया यही चाहिए था, हमको भैया यही चाहिए था। हम ये लेके चल रहे थे कि फंक्शन x1 फंक्शन x2 के बराबर है, और हमने क्या दिखा दिया कि x1 x2 के बराबर है। अतः अतः फलन एक क्या की है, का फलन एक क्या की है। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक किसी भी बच्चे को नहीं होगी, है ना। अब आ जाएंगे सेकंड केस में, केस नंबर 2। इसमें आ जाओ, ये चीज़ आपने लिख ली होगी, इसके बाद ये लिखना है। ठीक है, फिर लिखोगे, फिर इसको ये क्या क्या दिखाना है, यदि यदि x1 x2 हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से आर से, फिर हमको क्या करना होता है, माना फंक्शन x1
इसके बराबर है फंक्शन x2 के। ठीक है, तो हमें x1 बराबर x2 दिखाना है। यहाँ रखो, इस जगह पे एक बार x1 रखना है और एक बार x की जगह पे क्या रखना है, x2। फिर से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस x1 बराबर 1 माइनस के x2, 1 से 1 कटा, माइनस x1 बराबर माइनस के x2, माइनस से माइनस कटा, तो हमारे पास क्या आ गया, x1 बराबर x2। हम क्या लेके चले थे, हम ये लेके चले थे fx बराबर fx2, और हमने क्या दिखा दिया, x1 बराबर x2। अतः फलन ने क्या किया, अतः फलन अतः फलन ए क्या की है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगी। तो ये अभी हमने क्या दिखाया, ये क्या की दिखाया। अभी हमें इसको क्या दिखाना है, अच्छा तक दिखाना है। और अच्छा तक चूंकि आपको सिद्ध करना है, आपको उत्तर पता है। जब हमें हमारा उत्तर पता होता है तो हमें सोचना नहीं है कि भाई क्या करना है क्या नहीं, बस एक वर्ड होता है, क्योंकि अच्छा तक के लिए जब भी अच्छा तक होगा ये वर्ड लिखना ही होता है। ठीक है, अब ये दोनों केस, केस इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों स्थिति में ये दोबारा आपको लिखना होगा। ठीक है, दोबारा आपको लिखना होगा। अब लिखोगे अच्छा तक के लिए, यहाँ लिख देंगे अच्छा तक के लिए। अच्छा तक के लिए क्या होगा, दोनों केस में यहाँ लिखोगे, दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति, पहली स्थिति हमारी क्या है, दोनों स्थिति लिख लो। दोनों स्थिति हमारी स्थिति क्या है, दोनों स्थिति में जो हमारा फलन है, एक बार हमारे पास फलन क्या है, 1/में 1 प्लस एक्स, और दूसरा स्थिति हमारे पास क्या है, 1/में 1 माइनस एक्स। यही है ना, दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति में। ठीक है, आपको एफ एक्स को क्या मानना होता है, वाई मानना होता है। ठीक है, दोनों स्थिति में माना, डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, यहीं पर नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। एफ एक्स बराबर वाई, पहली स्थिति में आ जाओगे वाई बराबर 1 प्लस एक्स, फिर से गुणा हो जाएगी वाई कम वाई प्लस एक्स वाई बराबर 1। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक्स का मान निकालना है, यहाँ से आपको एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान क्या जाएगा, 1 माइनस वाई बट्टे पहली स्थिति में, इस वाले के लिए कर लिया हमने ना। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाले के लिए, क्योंकि एफ एक्स को आप क्या मानते हैं, वाई मानते हैं, तो वाई बराबर क्या होगा इसके लिए, 1/में 1 माइनस एक्स, तिरछे गुणा करेंगे वाई कम वाई एक्स वाई बराबर 1। तो यहाँ से वाई माइनस 1, ये माइनस के एक्स वाई इधर आ जाएगा। एक्स का मान निकालना है, वाई माइनस वाई माइनस 1/में वाई बराबर एक्स। ये द्वितीय स्थिति में मुझे एक्स का मान गया, दोनों स्थिति में, ये प्रथम स्थिति में, ये द्वितीय स्थिति में दिखाना है आपको। नहीं दिखाओगे तो बात नहीं बनेगी। अब आपको बस ये वर्ड लिख देना है, क्या लिखना है, ये लिखोगे, क्योंकि अच्छा तक सिद्ध करना है ना, अच्छा तक है ही है, तो आपको ये वर्ड लिखना है, क्योंकि दोनों स्थिति में सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, से संबंधित है, इसलिए यह अच्छा तक है। ये वर्ड आप लिख देंगे, कोई माइकल आपका नंबर नहीं काट सकता। सिंपल लैंग्वेज, जब जब अच्छा तक होता है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित होता है, दैट्स इट। ठीक है, आपका उत्तर बन गया आराम से।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पूरे प्रश्नावली का सबसे तगड़ा क्वेश्चन यही है। जी हाँ, ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, साइड पे हट गया था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, कान जिस प्रश्न को हम ऐसे पकड़ सकते हैं, हम जरूरी ऐसे नहीं खींचेंगे। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर के हिसाब से ट्रीट करेंगे। कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है, प्रदत्त फलन आर से आर में जा रहा है, एक एकाकी फलन है। ठीक है, तो हल में एक नंबर का क्वेश्चन है, कैसे हल करेंगे? यहाँ लिखेंगे हल। हल में आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है हमें, क्या दे रखा है दोस्त? हमें फलन दे रखा है। फलन जो हमारे पास है वो एक्स क्यूब है, और फलन हमारा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें एकाकी के लिए बात करनी है। किसके लिए? एकाकी के लिए। क्या बोला है? एकाकी सिद्ध कीजिए, यही तो बोला है ना। चलिए, एकाकी के लिए तो हम क्या करते हैं, क्योंकि x1 x2 दो अवयव ले लेते हैं, यहाँ से लिया जाता है हमेशा, आर से लेते हैं। और ये आप जानते हैं, माना फंक्शन x1 किसके बराबर है? फंक्शन x2 के बराबर है। एक बार x के जगह पे हो जाएगा x1, एक बार x के जगह हो जाएगा x2। हाथों की तुलना कर देंगे, x1 बराबर क्या आ जाएगा? x2। यही तो चाहिए था, हम ये लेके चले थे और यहाँ पे पहुंच गए। अतः फलन एक है कि एक नंबर का क्वेश्चन है, आराम से हो गया। अतः फलन एक ही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाँ, कह रहे हैं एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है, px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, पर विचार कीजिए निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। px में उप समुच्चय a b के लिए a का रिलेशन b के साथ, यदि और केवल यदि यही तब होगा जब a उप समुच्चय हो b का। क्या r px में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। अच्छा, तुल्यता संबंध कब होता है? जब वो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। तीनों जब होगा तभी वो तुल्यता संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमें जो संबंध दे रखा है, इस पूरे सवाल का निचोड़ क्या है? हमें एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ, एक समुच्चय x है जिसमें कुछ ना कुछ अवयव जरूर है। ठीक है, दिया क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन, बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है आसान। x एक समुच्चय दे रखा है, समुच्चय है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ अवयव जरूर होंगे। ठीक है, ये एक समुच्चय अपने को दे रखा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ अवयव जरूर होंगे। और समुच्चय में जब जितने अवयव होते हैं उनसे कुछ कुछ अवयव ले लेके हम उप समुच्चय बनाते हैं, और उप समुच्चय के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। उसी से डिनोट किया गया px को। px क्या है? इस समुच्चय में जितने भी अवयव है उनसे बनने वाले जितने भी उप समुच्चय बन सकते हैं, उन सबका क्या है? कलेक्शन है px। और इसको कैसे परिभाषित किया गया है px को? ये देखिए, px को कैसे परिभाषित किया गया है कि उप समुच्चय ए बी के लिए ए का रिलेशन बी के साथ इस प्रकार है, ए का संबंध बी के साथ कुछ इस प्रकार है, तभी होगा जब ए बी का क्या होगा? उप समुच्चय होगा। ठीक है, देखो हमें क्या दे रखा है कि जो ए का रिलेशन बी के साथ तभी है, तभी है, इफ एंड ओनली इफ ये वाला चिन्ह लगता है, यदि और केवल यदि ये वाला चिन्ह लगता है, जब ए बी का उप समुच्चय हो। ठीक है, ये संबंध आपको दे रखा है px के लिए। तो क्या ये संबंध आपका, क्या ये संबंध आपका तुल्यता संबंध है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले वाले यहाँ पे हम आ जाते हैं, नंबर 1, तुल्य। तुल्य संबंध की बात करो। ठीक है, स्वतुल्य संबंध की बात करते हैं। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ। ठीक है, देखो, चूंकि चूंकि ए बस ए खुद खुद का उपसेट हो, सबसेट होता ही है। खुद जो होता है, खुद का उपसमुच्चय होता है हर एक सेट, आप जानते हैं, कक्षा 11 में पढ़ा आपने। हर एक सेट अपना उपसमुच्चय जरूर होता है। ए का उपसमुच्चय है, इस कंडीशन को ये क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, और एवरी ए
बिलोंग्स टू पी एक्स, ठीक है। अतः 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 ए का रिलेशन ए के साथ हो जाएगा, यानी कि आर आर शतुल्य है। सबसे आसान लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आर शतुल्य है, ये इसका लैंग्वेज ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। शतुल्य तो है। अब आ जाओ बात करते हैं सम्मित, क्या ये सम्मित और संक्रामक है या नहीं है, उस पर भी बात करते हैं। नंबर 2 चेक करते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध की बात करते हैं। यदि हम मान लेते हैं, यदि ए का रिलेशन बी के साथ है, हमने मान लिया ए संबंध रखता है बी के साथ। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार ये बोला गया ए बी का सबसेट होगा। ये बोला है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, अपने घर से नहीं आ रहा हूँ, ये सब प्रश्न में लिखा हुआ है। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो ए सबसेट होगा बी के। अगर ए उपसमुच्चय है बी का, तो क्या बी उपसमुच्चय हो सकता है का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बी तो बड़ा है। बड़े वाले में जितने अवयव है, छोटे वाले में कम अवयव है, तो बड़े वाले के सारे सारे अवयव ए के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अगर ए उपसमुच्चय है बी का, तो बी उपसमुच्चय कभी नहीं हो सकता ए का। इसलिए बी का संबंध ए के साथ नहीं है। ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ दिखाना होता है। बी का संबंध ए के साथ नहीं है, बी का रिलेशन ए के साथ नहीं है। अतः आर सम्मित नहीं है। तो यही आपको पता लग गया, सम्मित नहीं है। यही आपको पता लग गया कि भैया ये तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि इसने मना कर दिया। अब आपकी चॉइस है, तो लग गया कि एक भी मना करेगा संबंध तो तुल्यता संबंध नहीं होता है। अब आपको दिखाना है, मुझे दिखाना है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या आपके नॉलेज के लिए संक्रामक संबंध होगा ये? बताओ बच्चों, कमेंट करके थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। संक्रामक संबंध होगा ये? देखिए, यदि यदि ए का रिलेशन बी के साथ है, ठीक है, यदि बी का रिलेशन सी के साथ है, तो क्या होगा? अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार ए बी का सबसेट होगा, बिल्कुल। अगर बी का रिलेशन सी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार बी सबसेट होगा, ठीक है। तो आप खुद समझो, ए जो है वो बी के अंदर है, बी है जो सी के अंदर है, तो ए सी के अंदर होगा। ए से बड़ा बी है, ए के जितने भी अवयव है बी के अंदर है। बी से बड़ा सी है, बी के जितने भी अवयव सी के अंदर है, तो ए के जितने अवयव है वो सी के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि ए सबसे छोटा है, सी सबसे बड़ा है। तो तो ए सबसेट हो जाएगा सी का। अगर ए सबसेट है सी का तो ए का संबंध सी के साथ हो जाएगा। अतः आर संक्रामक है। संक्रामक तो है भैया, लेकिन सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है इसलिए वजह से ये तुल्यता संबंध नहीं है। क्या लिखोगे? चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु सम्मित संबंध नहीं है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, कॉपी पे ये लिख लेना जो मैंने मुंह से बोला। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? क्वेश्चन एकदम हलवा था, क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा था। अब हम आ जाते हैं, समुच्चय हमें एक दे रखा है, स्वयं से स्वयं तक समस्त आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी? इस पर मैंने एक प्रश्न ऑलरेडी बता भी दिया था विविध उदाहरण में ही। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना समुच्चय दे रखा है, का नाम ए बोल दो। ए के अंदर कितने अवयव दे रखे हैं? 1 2 3। ए से ए तक प्रश्न अनुसार क्या बोला गया? स्वयं से स्वयं तक, स्वयं से स्वयं तक, ये हमारे पास एक सेट है और वही सेट आपको इधर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पे भी ए है, इसके अंदर 1 2 3 4 n अवयव है, इसके बाद भी वही अवयव है। ठीक है, तो आप कितने तरीकों से आच्छादक संबंध बना सकते हो? आच्छादक संबंध का मतलब क्या होता है? सह प्रांत के जितने भी अवयव है किसी न किसी रूप में प्रांत के से संबंधित होंगे।
तो जैसे 1 का प्री इमेज आपने 1 ले लिया, 2 का प्री इमेज आपने 2 ले लिया, 3 का 3 ले लिया। तरीके कितने हो सकते हैं ये पूछा जाए। एक तरीका ये हो गया, फिर क्या दिखा दो, 1 का 2 के साथ दिखा दो, 2 का 1 के साथ दिखा दो। ऐसे जब चलोगे तो आपके पास फैक्टोरियल n तरीके होंगे। कक्षा 11 में आपने समुच्चय बोला होगा कि आपके पास अगर n पद हैं, एक समुच्चय के अंदर n पद हैं, तो आप उनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, वही उसी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, अतः जब भी बात करेगा स्वयं से स्वयं तक, अतः स्वयं से स्वयं तक, स्वयं से स्वयं तक आच्छादक फलनों की संख्या, एग्जाम में आता है आच्छादक, आच्छादक फलनों की संख्या। सूत्र याद रखिए, जितने भी अवयव होगा इसके अंदर कितने अवयव है, अगर मैं पी ए की बात करूं, इसके अंदर कितने अवयव है, एन अवयव है ना। तो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टोरियल कर दोगे, एन फैक्टोरियल हो जाएगा आंसर। अगर इसके अंदर 5 अवयव होते तो 5 फैक्टोरियल उत्तर होता, 4 अवयव होते 4 फैक्टोरियल उत्तर होता। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अरे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, फलन एफ और जी दोनों, तो हमारे पास दो फलन है, एफ भी ए से बी में जा रहा है और जी भी ए से बी में जा रहा है, दोनों फलन ए से बी में जा रहे हैं। एफ एक्स हमें इस तरीके से परिभाषित किया हुआ है, ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा जी एक्स है। जो भी आपके एक्स आ रहे हैं वो ए से आ रहे हैं। क्या एफ तथा जी समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, संकेत को भूल जाइए, संकेत नहीं पढ़ना है, संकेत बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आता। ये संकेत आपके मन को स्लो करता है, दिमाग को स्लो करता है। तो जो भी दिया फिया है वो लिख लेना, इतना लिखूंगा तो जगह नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहले जैसे मैं कि हर एक एक्स कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, एक्स के लिए भी और जी एक्स के लिए भी। तो मैं यदि एक्स क्या ले लूँ, माइनस का 1 ले लूँ, तो हम बात करेंगे सबसे पहले एफ माइनस 1 की। एफ एक्स निकालते हैं 1 पर, -1 पर। एक्स की जगह पे क्या रखोगे, माइनस का 1, तो माइनस का 1 का वर्ग, 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो गया। ठीक है, F1 निकाल ली, अब G1 भी निकालो, G माइनस के 1, यहाँ रखना है 2 है, इसके जगह पे क्या रखना, माइनस का 1 और अपना माइनस के 1। इसको हल करो तो देखो ये आ जाएगा 2 1 कम 2 और 1 माइनस का 3/2 -1। तो देखो इसको हल करोगे, मॉडुलस से बाहर आके प्लस हो जाता है, 2 से 2 घटाओगे, 3 में से घटाओगे 2 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि F-1 भी 2 दे रहा है और G-1 भी कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। सभी के लिए बराबर होगा तभी बात बनेगी। ये तो हमने चेक किया -1 पर, अब हमें चेक करना है 0 पर। सब बराबर 0 पर, तो हम निकालेंगे F0, यहाँ x के जगह पर 0 रखेंगे, ये 0 आ गया। फिर निकालेंगे G0, जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस के 1/2 माइनस बाहर आके मॉडुलस के बाहर, मॉडुलस को क्या कर देते हैं, चिन्ह प्लस कर देते हैं, 2 से 2 कटा, 1 में से 1 घटाएंगे 0। देखो F0 पे भी 0 मिल रहा है, G0 पे भी 0 मिल रहा है, समान आ रहा है फिलहाल। बाकी दो पे भी चेक करो, x बराबर 1 पर F1 की जगह पे 1 रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख दो, ये आ गया 0। फिर x के जगह क्या रखना है, g के जगह पे 0 रखना है, g की जगह पे 1 रखना है, 0 बोल लो, g की जगह पे भी 1 रखना है, रखो। एक में से आधा घटाओगे, आधा आ जाएगा, माइनस का आधा मॉडुलस के बाहर आके हो जाएगा प्लस का आधा, 2 से 2 कटा, ये भी क्या आ गया 0। F1 ने भी 0 दिया, G1 ने भी 0 दिया। अब अगर ये दो पे भी मान समान आ जाता है तो बात बन जाएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ, 2 पर, x बराबर 2 पर, पहले पहले निकालते हैं F0, तो 2
इसके जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। एक्स की जगह पे क्या रख दो, 2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रखो। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आ जाएगा। फिर G2 निकालो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 2 रख दो। 2 दूनी 4, 4 में से घटाएंगे 3/2, 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब खुद देखो हर एक चीज़ बराबर आ रही है। जो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। F0 पे 0 है, G0 पे भी 0 है। F1 पे 0 है, FG1 पे भी 0 है। F2 पे 2 है, G2 पे भी 2 है। ठीक है, अतः जगह नहीं है ना, लिख दे रहा हूँ। अतः अतः हमसे क्या पूछा था कि बराबर है या नहीं है, तो आप लिख देंगे F F(x) तथा Gx समान है। यही आपसे पूछा था, आराम से हो गया, एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के बड़ा लगता है लेकिन है एकदम आसान। कक्षा 5वीं का बच्चा भी कर देगा इस क्वेश्चन को। हाँ, ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, कई बार पूछे गए। और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल्के में मत लिया करो, ठीक है। एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, मैं बताए बोलूँ ना बोलूँ, सारे इंपॉर्टेंट है। और एज इट इज उठ के एग्जाम में कोई बदलाव नहीं होगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड, झारखंड, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड में क्यों ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप गणित में 100 नंबर ला सकते हो। शर्त यह है कि सारे उदाहरण आपको आने चाहिए, सारे प्रश्न आपको आने चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। ठीक है, कह रहा है हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें 3 अवयव हैं। तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1,2 तथा 1,3 हो, जो स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो, कितनी संख्या हो सकती है, कितने संबंध आप बना सकते हो। क्योंकि इसने क्या बोला है कि स्वतुल्य हो, स्वतुल्य होने के लिए समुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं उनका खुद का संबंध खुद के साथ होना ही चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, ये तो लेना ही पड़ेगा। संक्रामक नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सम्मित होना चाहिए। 1,2 बोला है, अगर 1,2 है सम्मित होने के लिए तो 2,1 भी डालना पड़ेगा। और इसने बोला है कि 1,3 भी होना चाहिए, अगर 1,3 डालोगे तो 3,1 भी डालना ही पड़ेगा, तभी ये सम्मित होगा। तो ये सबसे छोटा संबंध है जो कि आपका क्या है बाबू, यहाँ से लेकर यहाँ तक तुल्य है, ये आपका सम्मित हो गया। 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, तो ये सम्मित है। तो सबसे छोटा संबंध है। अगर और अवयव में डालूंगा तो फिर संक्रामक भी हो जाएगा, लेकिन संक्रामक मुझे नहीं दिखाना है। तो ऐसे संबंध इन अवयवों की मदद से, जिसमें 1,2 और 1,3 हो, कितने बन पाएंगे, एक ही बन पाएगा। तुम कुछ और अवयव डालने जाओगे तो वो संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक आपको नहीं दिखाना है। कितने संबंध बन सकते हैं बच्चों, एक ही संबंध बन सकता है ऐसा। ठीक है, एक ही संबंध बन सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन को घुमा दिया है। कह रहे हैं अवयव वही है, मतलब समुच्चय के अंदर अवयव वही 1, 2, 3 है। अगर अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तुल्यता, स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। कितने संबंध बना सकते हो तुम? तो सबसे पहले देखो, पहला संबंध क्या बना सकता हूँ मैं, तीनों होने चाहिए। खुद स्वतुल्य के लिए खुद का संबंध खुद के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये हो गया हमारा स्वतुल्य। 1,2 डालना ही डालना है। अगर 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ भी होगा ही होगा। ये सबसे छोटा संबंध है जो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है। तो कई बच्चे बोलेंगे भैया ये तो सम्मित हुआ, ये स्वतुल्य हुआ, संक्रामक कहाँ से हो गया? देखो, अगर 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 पे खत्म हो रहा है, 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, 2 का 1 के साथ है, इधर से 1, इधर से 1, 1,1 है, बिल्कुल है, तो संक्रामक भी हो गया। ये सबसे छोटा संबंध है जो कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, जिसके अंदर 1,2 अवयव जरूर है। अब और संबंध तुम कैसे बना सकते हो, देखो 1,1, 2,2, 3,3 मैंने डाल दिया, ये हमारा हो गया स्वतुल्य। अब मैंने क्या किया, 1,2 तो डालना ही डालना है, 1,2 डालोगे तो 2,1 डालना ही पड़ेगा, तभी वो सम्मित होगा। 2,1 डाल दिया। तो और क्या डाल सकता हूँ मैं, 1,3 डाल रहा हूँ, 1,3 डालूंगा तो 3,1 डालना ही पड़ेगा। 2,3 डाल दे रहा हूँ, 2,3 डाल रहा हूँ,
तो 3,2 मुझे डालना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा संबंध है जो कि संक्रामक भी होगा, सममित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा, यानी कि तुल्यता संबंध होगा। यहाँ से देखो, कुछ भी ले लो, ये हो गया हमारा स्वतुल्य सम्मित। ठीक है, तुम कहीं पे भी ले लो, जैसे 1 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ होना चाहिए, बिल्कुल है। संक्रामक भी है, कहीं से भी ले लो संक्रामक होगा। इन 1,2 को रखकर यही दो संबंध बन सकते हैं जो कि तुल्यता संबंध होंगे। कितनी होगी? 2 होगी। ये एग्जाम में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको आपके विविध प्रश्नावली में 7 ही प्रश्न थे, छोटू सी एक प्रश्नावली थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे जब भी चैप्टर आप पढ़ोगे बच्चों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बड़े भाई की तरह, कि सभी चैप्टर के विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गलती से भी कोई प्रश्न ना छूटे, और एग्जाम में यहाँ से बड़े नंबर के ही प्रश्न आते हैं, छोटे नंबर को तो आएगा ही नहीं। ठीक है, बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। और हमारा लक्ष्य बैच आ चुका है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर क्लासेस आएंगी। अभी थोड़ा मैं बीमार चल रहा हूँ, इसी वजह से क्लासेस थोड़ी कम आ पा रही हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा रिकवर कर मोड पे हूँ मैं, जैसे ही थोड़ा रिकवर हो जाएगा, सब कुछ फिट फाइन हो जाऊंगा मैं, तो रेगुलर क्लासेस आएंगी। भले यूट्यूब पे क्लासेस रेगुलर ना हो, लेकिन एप्लीकेशन पर डेली क्लासेस आएंगी। और मज़े की बात है कि मैंने वादा किया था मैथ का, लेकिन अब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस भी वहाँ पे मिलेगी। मैंने टीचर्स अरेंज कर चुका हूँ। मात्र 499 रुपये का प्राइस मैंने रखा है, पूरे साल भर में एक बार ही देना है। और अभी लेने पर फ़ायदा क्या होगा, आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।